हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए साइंस की जो हमारी क्लासेस चल रही थी, टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने लगभग पूरा कर लिया है। उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की हुई थी। तो कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम ट्रू और फॉल्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है tangent drawn on a magnetic field lines at a point gives the direction of field at that point। आपको ये पूछ रहा है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कर्व मैं ऐसे दिखाऊं और उस कर्व पर आप किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर सिंपली एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, यानी अगर ये पॉइंट ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर मैं कोई एक पॉइंट बी लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी निकालना, तो फिर से सिंपली एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। टेंजेंट ड्रा जिस डायरेक्शन में होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा एट पॉइंट बी। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, यानी ये जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू है। ठीक है, ये क्या है? ट्रू। क्लियर है बच्चों? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या बोला गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में फ्रीक्वेंटली इंटरसेक्ट वन अनोदर। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर सकती है। नहीं भाई, हमने कहा था कि अगर वो एक दूसरे को कट करेगी तो उस पॉइंट पर आप दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, दो अलग अलग डिफरेंट पाथ के लिए। यानी ये दोनों टेंजेंट दिखाएंगे कि एक ही समय पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सेकंड जो क्वेश्चन है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स स्टेटमेंट का। क्लियर है? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करिए बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। हाँ, ये ट्रू केस है। ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी कंडक्टर में से करंट पास कराऊं तो ड्यू टू थंब लॉ, ठीक है, फ्लेमिंग्स थंब रूल जो होता है आपका, ये बोलता है कि अगर आपका थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिखाए और बाकी की जो फिंगर है कर्ल्ड फिंगर्स, ठीक है, ये कर्ल्ड फिंगर बना लीजिएगा आप। एक सेकेंड, मैं एक बार अच्छे से ड्रा कर देता हूँ इसको। तो ये कर्ल्ड फिंगर, ये तो हो गया आपका थंब, और कर्ल्ड फिंगर कुछ इस तरह से हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कर्ल्ड फिंगर्स ले लेंगे हम। ये आपकी कर्ल्ड फिंगर रहेगी। ठीक है, तो थंब अगर दिखाएगा करंट की डायरेक्शन को, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो अगर करंट अपवर्ड है तो ये जो फिंगर है ये इस कंडक्टर को सर्कल्ड करेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इस कंडक्टर को सर्कल करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ठीक है, अगर करंट अपवर्ड है बच्चों तो जो कंसेंट्रिक सर्कल है वो कैसे बनेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है? इन सभी सर्कल का जो सेंटर है वो कॉमन ही है, इसलिए कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। तो जो क्वेश्चन में बोला गया था वो ये है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में होती है, जो कि बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड में क्या रहेगा आपका? ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको पूछा गया है स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड generated at a given point around a straight conductor is proportional to the amount of current flowing through the conductor। हाँ, ये ट्रू केस है। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है
तो आप अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट देखना चाह रहे हैं यहाँ, तो जितना करंट का स्ट्रेंथ होगा, यानी अगर आप करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाओगे तो पॉइंट ए के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, और अगर स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर करंट की स्ट्रेंथ कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ पॉइंट ए के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट देखना चाहूँ तो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी इजीली फाउंड बाई अप्लाइंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, आपको बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है, उसकी जो डायरेक्शन है वो आप लेफ्ट हैंड थंब रूल से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ट्रू केस है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल, करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी इजीली फाउंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड थंब रूल हम लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो ये केस ट्रू नहीं है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल का अप्लाई नहीं करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका फॉल्स आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपको बोला है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल हमने की थी कुछ ऐसे, ये एक सर्कुलर कॉइल थी, और हम बोल रहे थे कि भाई किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन मैंने कुछ ऐसे ले ली है, ये है इस सर्कुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन, और मैं किसी एक पॉइंट ए के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर और डिस्टेंस आर के ऊपर। एक तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है उस पर डिपेंड करेगा, यानी अगर डिस्टेंस आपकी बढ़ती जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, डिस्टेंस कम होती जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन तो ये थी आपकी। दूसरी कंडीशन थी करंट का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, करंट का मैग्नीट्यूड कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ये सेकंड केस था। थर्ड केस में नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स घटा दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ घट जाएगी। और नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है, इसी के साथ अगर मैं एक और लूप ले लूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स हमारे इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। ठीक है, यानी जो 6 क्वेश्चन है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया आपको, ए सोलिनॉइड कॉइल कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए सॉफ्ट आयरन कोर। यस, ठीक है, ये ट्रू है। हमने कहा था कि भाई सोलिनॉइड कॉइल कुछ ऐसे होती है जो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, जो आपके जितने भी रोटेटिंग डिवाइसेज हैं ना, फैन, कूलर, जितने भी रोटेटिंग डिवाइसेज हैं, उन सब में परमानेंट मैग्नेट का यूज़ नहीं करते हैं। हम एक आयरन रोड लेते हैं, मान लीजिए कोई सॉफ्ट आयरन रोड है, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन रोड है। इस सॉफ्ट आयरन रोड को अगर मैं इस सोलेनॉइड को वाउंड करा दूँ कुछ इस तरह से, ये मैंने वायरिंग करा दी, ठीक है, ये हमने बहुत ही अच्छे से किया था, वाइंडिंग की ओरिएंटेशन देखते हुए, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड भी देखी थी हमने। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि अगर सॉफ्ट आयरन के ऊपर आप किसी भी वाइंडिंग मटेरियल को रख दें या सोलिनॉइड कोइल को प्लेस कर दें तो उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है
और उसी मैग्नेट इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी आपने बिजली पास कराकर उस सॉफ्ट आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको सिंपली एक इक्वेशन दी थी और हमने कहा था इस इक्वेशन का कहीं यूज़ करना नहीं है लिखकर, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत क्लियर कराता है। हमने बोला था किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स फील होता है वो होता है बी आई एल साइन थीटा, जहाँ पे बी था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आई है उस कंडक्टर में से करंट, लेंथ है उस कंडक्टर की लेंथ, एल है उस कंडक्टर की लेंथ, और जो एंगल है थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, यानी सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारी बच्चों, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर रख लिया हमने इसी के बीच में, ये कंडक्टर है मान लीजिए। अभी आप देख सकते हैं कंडक्टर के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि करंट की डायरेक्शन बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग है, यानी इस केस में थीटा है आपका 0 डिग्री। अगर मैं वहाँ पे थीटा 0 डिग्री रखूँ तो जो एफ है वो क्या हो जाएगा, बी आई एल साइन 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है यानी फोर्स हो जाएगा पूरा 0 डिग्री। मतलब अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो जो टोटल फोर्स है वो लगेगा 0। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी अलोंग हो कुछ इस तरह, और कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा हो वो बना रहा हो 90 डिग्री अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 91 रहेगा, यानी मैक्सिमम फोर्स बनेगा आपका बी आई एल। यानी हम ये कह सकते हैं जब कंडक्टर पैरेलल होता है तो उस पर मिनिमम फोर्स लगता है जो कि 0 के बराबर होता है, और जब कंडक्टर परपेंडिकुलर रहता है तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है बी आई एल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि मैक्सिमम फोर्स लग रहा है कब, जब वो पैरेलल हो, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप क्वेश्चन पढ़िए तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में आपको बोला गया है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, हमने कहा था कि जब आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करूँगा। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। और जब हमने कहा था कि आपको करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, आई मीन्स करंट की डायरेक्शन आपको अगर निकालनी हो, उस केस में मैं राइट हैंड रूल का यूज़ करूँगा, राइट हैंड रूल उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और फोर्स किस केस में निकालनी रहती है आपको, मोटर के केस में, यानी मोटर का केस हो तब भी लेफ्ट हैंड रूल होगा, और करंट हमें निकालना पड़ता है जनरेटर के केस में, यानी जनरेटर का केस लिखा हो तो राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 9th में आपको फोर्स ही फाइंड आउट करना था और लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यानी कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, ये ट्रू है। हमने आपको बोला था
कि जितनी भी रोटेटिंग डिवाइसेस है, जितनी भी रोटेटिंग डिवाइसेस हो जाए आपकी इलेक्ट्रिकल आइटम में, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग रिगार्डिंग उसे रिलेट करती है और वो एक रोटेटिंग डिवाइस हो, तो उन सभी रोटेटिंग डिवाइसेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि एक कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ और वो मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा हो, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हो कंडक्टर के अकॉर्डिंग, तो कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस होने लग जाता है। उसी इंड्यूस्ड करंट को हम प्रिंसिपल नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी एक फिनोमिना है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन 10th क्या था? ट्रू स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में आपको बोला गया है इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मेंटेन्ड एट 60 हर्ट्ज। नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने आपको बताया था इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है सभी इक्विपमेंट्स के लिए वो 50 हर्ट्ज पर फिक्स की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस 50 टाइम्स इन ए सेकेंड, कि 50 सेकंड में वो करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। नहीं भाई, मैं ये कहूँगा फ्रीक्वेंसी है आपकी 50 हर्ट्ज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस 50 टाइम्स इन ए सेकेंड। भाई एक सेकंड में वो 50 टाइम्स बार चेंज करने के लिए कह रहा है। नहीं, टाइम पीरियड क्या होगा? 1/, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/में 50। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 1 को सिंपली अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0, ठीक है, फिर ये डेसिमल की 0 आएगी, फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 0.2 अपॉन में 0, यानी फिर से ये 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो इतने समय में वो अपने साइकिल को बार बार चेंज करता रहेगा, ये जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेगा, ना कि गिवन 50 टाइम्स के लिए। तो आपका जो ऑप्शन ये क्वेश्चन गिवन है, ये कैसी स्टेटमेंट है बच्चों? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए आप, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, बोला गया है इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट स्विचेज आर टू बी कनेक्टेड विद लाइव वायर ओनली। ये कह रहा है कि घरों में जो सर्किट हम यूज़ करते हैं उसमें ऑन ऑफ के लिए लाइव वायर के अंदर ही हम स्विच का यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये एक स्विच है आपका कोई भी, ठीक है, ये ऑन ऑफ के लिए है, ये है स्विच, और ये जो वायर है ये है लाइन या लाइव वायर। ठीक है, इसमें कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये न्यूट्रल वायर है जिसमें से करंट वापस फ्लो करके जा रहा है, ये है न्यूट्रल वायर। तो कल ही हमने प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ा था परसों, उसमें हमने बोला था कि स्विच हमेशा लाइव वायर में ही यूज़ किया जाता है, न्यूट्रल वायर में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया स्विच को मान लीजिए, और आप बल्ब पे काम कर रहे हो, तो आपने स्विच ऑफ करने के बाद भी बल्ब में से करंट सप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो लाइन वायर के अभी भी कांटेक्ट में है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है और स्विच आपका लाइव वायर में है, तो स्विच डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अब उस लाइव वायर में कोई सप्लाई नहीं रहेगी, आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या है? स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको पूछा गया था
या बोला गया था कि लाइव वायर में ही स्विच का यूज़ करते हैं, तो ये एक स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए लाइव वायर एंड ए न्यूट्रल वायर इज मेंटेन्ड एट 220 वोल्ट। हाँ, ये भी ट्रू है भाई। हमने कहा था कि अगर आपकी कोई एक लाइव वायर है, ये मान लीजिए लाइव वायर है, ठीक है, और ये आपकी एक न्यूट्रल वायर है, ठीक है, मान लीजिए ये न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो वो 220 वोल्ट पर ही मेंटेन्ड किया जाता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम है आपके 220 वोल्ट पर ही ऑपरेट होते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम परचेज कर लेकर आएंगे तो उस पर इंस्ट्रक्शन रहता है साफ साफ, भाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा 220 वोल्ट पे, कितना एम्पियर करंट लेगा, कितना उसका लोड है, वाटेज में दिखाएगा, पावर में दिखाएगा, सारे डिस्क्रिप्शंस उस पर लिखे रहते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो ऑपरेटिंग वोल्टेज सिस्टम है 2 वायर सिस्टम वो 220 वोल्ट पे है, 3 वायर सिस्टम 440 वोल्ट पे आ जाता है। तो इंडिया में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स 2 वायर सिस्टम में 220 वोल्ट पर ही ऑपरेट होते हैं और फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज ही रहती है। तो ये फिक्स है आपका। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी जो स्टेटमेंट है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं बच्चों। कुछ और क्वेश्चन हम लेकर इकट्ठा करेंगे, वो कल की क्लासेज में रहेगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई हम प्रॉपरली कर देंगे। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।